बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। बजट 2025 अनाउंस कर दिया गया है और अब उसकी मंजूरी का मरहला जो है वो आना है। लेकिन बजट आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही हैं। सहाफ़ी मीडिया जो है कोशिश कर रहा है कि बजट को थरली चेक किया जाए, उस पर डिटेल बहस की जाए और अवाम को बताया जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें उनके हक़ में हैं, क्या चीज़ें जो हैं किससे महंगाई कंट्रोल होगी और कौन सा सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बजट में रिलीफ किसको मिला है? क्या सैलरी क्लास जो है वो खुश है? क्या आवाम को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है? और क्या सोलर पैनल का जो इशू है वो अब हल हो गया है कि उस पर GST नाफिज कर दिया गया है? उससे उसका मतलब क्या है कि प्लेट्स महंगी होंगी तो डिस्करेज किया गया है लोगों को कि वो सोलर पैनल की तरफ ना जाएं। फिर इस बजट के बाद स्टॉक मार्केट जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है, जिसका मतलब ये है कि गुड साइन है। बजट जो है वो उसको अच्छा एक साइन करार दिया जा रहा है और रिफॉर्म्स का बजट कहा जा रहा है इसको, कि रिफॉर्म्स जो है वो किया जाएंगे। FBR में रिफॉर्म्स का जो है वो कहा जा रहा है। फिर जो नॉन फाइलर्स हैं उनके मुतल्लिक बड़े अहम और सख्त फैसले भी सामने आ रहे हैं। रियल स्टेट सेक्टर को भी रिलीफ दिया गया है। इससे बात होगी। मैं ज्वाइन किया डॉक्टर खकान नजीब साहब ने, बड़ी गहरी नज़र है उनकी बजट पर। इससे पहले भी उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जब सामने आती हैं तो दुरुस्त साबित हुई। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, बजट आपके सामने है और IMF की शराइत भी आपके सामने हैं कि इस बजट के बाद जो है वो क्या इसके असरात, जैसे आफ्टर शॉक्स कहते हैं कि जब ये बजट मंजूर होगा, जब इस पर अमल दरामद होगा तो बात कहाँ जाएगी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो इस बजट का जो तनाजुल है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल और मल्टीलैटरल गुडविल है, बिनाइन ऑयल प्राइसेस हैं, इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में डाउन है, पॉलिटिकल स्पेस भी है। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड कॉन्टेक्स्ट जब ये बजट प्रेजेंट हुआ। कोशिश ये की गई है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी कि जो अखराजात हैं, उनमें जितनी ऑस्टेरिटी लाई जा सके वो लाई जाए और ऑस्टेरिटी लाकर इनको कम से कम ओवरऑल बढ़ाया जाए। स्पेशली स्पेस जो क्रिएट हुई, जब आपका मार्केट रेट 22 से 11 आया तो आपने देखा कि हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है ओवरऑल बजट में वो बहुत कम हुई। रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट को जरूर बढ़ी है, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, बट एक कंटेन्ड ओवरऑल बढ़ना है। जो हमारी सब्सिडी है उसमें कमी हुई है, PSDP में 200 अरब हुकूमत ने बढ़ाया है, बट ओवरऑल आप इसको कह सकते हैं कि एक एक्सपेंडिचर्स की ऑस्टेरिटी जो है वो दिखाई दे रही है। क्या उसको स्ट्रक्चरली कई जगह पे तब्दील कर सकते थे? क्या वो किया है? वो तो ऑब्वियसली अभी जब प्रोविंसेस के साथ या टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी का अमल या डेट को इस तरह रीप्रोफाइल करना कि और मार्कअप में पैसे बचें, ये आई थिंक इज द फ्यूचर पाथ जो फॉलो करना चाहिए। टैक्स साइड पे भी आप दुनिया में पाकिस्तान के सबसे बड़े एंकर हैं। आप अगर सबसे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में थे तो आप पे जो सरचार्ज था वो 1% कम हो गया है। पर जो 32 लाख रुपए कमाने तक के लोग हैं उनमें एक खातिर खा कमी आई है। जो नीचे का ब्रैकेट है वो, मैं तो ये समझता था कि 50,000 की बजाय 1 लाख करके छूट दे देनी चाहिए, पर चलें उस पे जो 5% टैक्स था उसको 2.5% उस ब्रैकेट में किया गया। और इसी तरह तो बाकी भी जो ब्रैकेट्स हैं उसमें आपको ये दिखाई देगा कि हर ब्रैकेट में एक आसानी जो है वो पैदा की गई है या उसमें कमी की गई है। इसी तरह रियल एस्टेट जो है, अगर आप उसको देखिएगा तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि कुछ ट्रांजैक्शनल टैक्सेस, और जैसे आप फरमा रहे थे, मैंने बार बार कहा था कि ट्रांजैक्शनल टैक्सेस हाई रखना जो है वो कोई सेंसिबल चीज नहीं होती। सो एक तरह से ट्रांजैक्शनल जो टैक्सेस हैं उनको कम किया गया है। और ये आई मीन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये एक मिनिमम रिलीफ है जो दिया जा सकता था और उन्होंने वो दिया। इसी तरह जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका 0.5% आई थिंक वो काफ़ी नहीं है, मे बी उसको दोबारा गौर किया जा सकता है। ऑन दी टैक्सेशन साइड 312 अरब के नए टैक्सेस हैं। ये मिनिमम अमाउंट है जो आई थिंक करने की ज़रूरत थी। इसमें फाटा फाटा की एग्जेम्पशंस गई हैं, इसमें कुछ GST जैसे आपने सोलर पे कहा, अब वो चूंकि लोकल बनने वालों पे है तो उन्होंने कहा कि ऊपर वालों पे भी लगाओ। बट जो बहुत दो अच्छी चीज़ें बजट में हैं, एक ये है कि नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट जाएंगे। एक लोगों को नहीं पता, एक कोई नई बात बताता हूँ, अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करें, it has to be backed by a bank, it has to be through a bank check,
और आपको वो उसके एक्सपेंसेस जो है वो अलाउ नहीं होंगे। अब आप सोचिए कि इससे कितनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे। नॉन फाइलर्स को रोका है चीजें खरीदने से, सब कुछ करने से, ये अच्छी चीज है। अभी एनफोर्समेंट की बहुत सी पावर्स जो हैं वो एफपीआर ले रहा है ताकि इनके पीछे जाएं, सो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन डॉक्टर साहब एनफोर्समेंट की बात आपने की ना, तो एनफोर्समेंट तो तभी होती है कि एक टैक्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो हो के लोग आप पे एतमाद करें। ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये कैसे कम हो सकता है कि लोग एफपीआर से रब्ता करने से डरते हैं, एफपीआर जाने से डरते हैं और अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने से डरते हैं? ये आपकी बात ना बिल्कुल दुरुस्त है, एंड आई एग्री विद यू, इवन हैविंग बीन इन द गवर्नमेंट, ये आई थिंक दैट इज द फीलिंग। देखिए इसका तरीका अब पूरे रिफॉर्म का जो है वो आसान तरीन ये है कि आप तनख्वाहदार हैं, आपको तो एटलीस्ट एक प्री पॉपुलेटेड फॉर्म आना चाहिए जो जनरेटेड हो एआई से, और वो आपको कहे कि आपका ये टैक्स बनता है। आप कहें कि नहीं मेरा ये टैक्स ठीक है और मैं इसको भर दूंगा, या मेरा ये टैक्स नहीं ठीक है इसमें ये तब्दीली कर दें और आप उसको सबमिट कर दें, या आपने कोई गाड़ी वाड़ी लिया है या आपने कोई चेंज किया है तो वो आप बताएं। इसका तरीका और कोई नहीं है। आज 25 साल से तो मैं खुद सुन रहा हूँ, मैं बाहर काम करता था तब भी वजीर खजाना से बात करता था तो वो यही कहते थे यार एफपीआर का रिफॉर्म करना है। वो आज भी यही बात हो रही है कि एफपीआर। सो अब हम टेक्नोलॉजिकली जहाँ चले गए हैं, हमारे पास थ्रू डेटा परम्यूटेशन, थ्रू एआई, थ्रू द इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब आपका देखिए ना, नादरा का डेटा, बैंक का डेटा, यूटिलिटी का डेटा, घर का डेटा, कौन सा डेटा है जो मेरे पास नहीं है? सारा डेटा है। अब मुझे बताना है कि आपका टैक्स कितना बनता है। आखिर में मैं एक बात कहूं कि बजट में जो एक अच्छी चीज है इसका असर अगले सालों में दिखाई देगा, अभी नहीं दिखाई देगा। अच्छा। वो ये है कि कोशिश ये की गई है कि जो एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी और आरडीज हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उठाया जाए ताकि जो इकोनॉमी की कंपेटिटिवनेस है, यानी गाड़ी बनाने वाला, मोबाइल बनाने वाला और कोई चीज बनाने वाला, वो दुनिया से कम्पीट नहीं करता, वो असेंबल कर करके पाकिस्तान में गाड़ी बेच रहा है, उसको ये कहा जाए कि नहीं भाई हम आपको रॉ मटेरियल सस्ता मंगवाने देंगे, आप गाड़ी उस क्वालिटी की बनाएं कि आप दुनिया को बेचें। इससे ये होगा कि गाड़ी अगर 1 लाख की बजाय 5 लाख बनाएगा वो, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो 5 लाख पर जाकर स्प्रेड होगी, तो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी आपके लिए आने वाले वक्तों में, और पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस की तरफ बढ़ेगी। एक और दरीना ख्वाहिश थी ये आपके जो दोस्त हैं एप्टमा वाले, इनकी के जो सेल्स टैक्स है ऑन इम्पोर्टेड वो लगाया जाए ताकि लोकल इंडस्ट्री को तकवीत दी जाए, वो रिफंडेबल होता है, वो भी लग गया है। सो ओवरऑल आप कहेंगे कि एक माइनर रिलीफ के साथ, एक ऑस्टेरिटी के साथ और कुछ कोशिश के इकोनॉमी को कंपेटिटिव बनाया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें सर सवाल ये पैदा होता है कि अब इंडस्ट्री कहती है हमें बिजली जो है वो सस्ती दी जाए, ज़राअत वाले कहते हैं, किसान कहता है कि मुझे कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो अगर हम रिलीफ की बात करें तो डायरेक्ट रिलीफ जो है वो किसको मिला है? पब्लिक को रिलीफ मिलने जा रहा है, महंगाई कम होगी, या इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी, या सरमायाकारी के लिए जो है वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है क्रिएट होगा? दिस इज नॉट अ बजट जो कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशनरी हो, और उसकी वजह यह है कि बजट के खसारे को 3.9% पर महदूद करने की कोशिश है। मेरे ख्याल 10-15 साल में ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कम बोरो करेगी। अगर गवर्नमेंट कम बोरो करेगी तो जो मुल्क है उसमें जो इन्फ्लेशन फिस्कल डेफिसिट की वजह से आती है वो नहीं आएगी। सो इट्स नॉट एन इन्फ्लेशनरी बजट, बट ये उस तरह की रिलीफ जो लोग मांग रहे थे, जो सेक्टर्स इम्पेटस मांग रहे थे, वो है कुछ एरियाज में, बट उस लेवल का नहीं है। मसलन 1 लाख रुपया अगर आप एग्रीकल्चर वाले को ये कहें कि हम देंगे और उससे नई उसकी किताबत मांगेंगे और नई चीज़ें मांगेंगे, बट आप खुद जानिए ना कि 1 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो 16 तारीख से आ जाएगा प्रोविंसेस का। ठीक है, आप हैरान हो जाएं इस बात पे, पूरे जो वफाक है उसका जो डेवलपमेंट बजट है वो 1000 अरब है। ठीक है, चारों प्रोविंसेस का मिलाएं तो वो 2800 अरब से ज्यादा का पीएसडीपी है या एनुअल डेवलपमेंट बजट है। तो उनके पास बहुत रूम है, एनएफसी के बाद बहुत पैसे नीचे गए हैं। अब ज़राअत चूंकि 13.5% क्रॉप्स रिट्रीट की हैं इस साल में, तो ज़राअत चाहे वो फार्म टू मार्केट रोड्स हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, कोल्ड चेन्स हैं, अच्छा बीज है, मैकेनाइजेशन है, तालीम है, R&D है, ये सब जो काम है ये चारों प्रोविंसेस के कंधों पर है।
मैं रियली होप कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा बजट सामने रखेंगी जो ज़राअत को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, सूबों का जो रोल है वो बिल्कुल बड़ा अहम है कि वो अपना किरदार अदा करें, जो रिलीफ है आवाम को मिले। मुझे यहाँ पर लेने की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप टैक्स अमूर के माहिर हैं और डॉक्टर नदीमुल हक से हम बात करेंगे कि जो माशी सूरत हाल है इस बजट के बाद वो किस साइड पे जाएगी। डॉक्टर इकराम साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाह रहा हूँ इस सेगमेंट का कि जो टैक्सेस हैं सर, बार बार ये कहा जाता है कि फाइलर जो है उसके लिए कुछ और हैं मुराद, नॉन फाइलर के लिए जो है वो उसे टाइट किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट पे बात आती है तो फिर बात जा पहुँचती है FPR की। FPR अपना रोल प्ले कैसे करेगा? तो ये कैसे कॉन्सेप्ट खत्म होगा कि हर बंदा अपना रिटर्न फाइल करे, टैक्स पे करे? सर ये टैक्स तो सारे दे रहे हैं, उन्होंने कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं कि जहां वो ये कहें कि पाकिस्तान का कोई बंदा इनकम टैक्स नहीं दे रहा। बात नहीं करना, वो तो इनकम टैक्स तो सारे लोग दे रहे हैं। मोबाइल यूजर्स सारे पाकिस्तान में गरीब से गरीब लोग भी मोबाइल यूज करते हैं। मगर मसला ये है कि वो रिटर्न चाहते हैं कि 5, 6, 10 पेज की बड़ी मुश्किल सी, जिसको अंदर आपके एसेट भी हों, वो आपको ये भी बताना पड़े कि आपके अखराजात क्या हैं, आपकी बीवी के पास क्या जेवरात हैं, उसकी डिटेल क्या है, उसका वज़न क्या है, पता नहीं क्या क्या फजूलियात डाली हुई हैं। अब एक मॉडर्न ज़माने की जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ तो वो आपको रिटर्न बना के भेज देते हैं कि लीजिए जी ये पकड़े, ये हमने पता किया आपकी ये कब हुई थी, अगर आपने इसमें कोई तब्दीली करनी है कर लीजिए, और फैसिलिटेट करते हैं उनको। अपना जो है वो समझते हैं कि ये हमारे बड़े ज़बरदस्त क्लाइंट हैं और हमें इनसे पैसा आता है तो हमें इनको फैसिलिटेट करना है। यहाँ ये कॉलोनियल स्टाइल का एक बहुत पुराने ज़माने का कोई FBR है, वहाँ माइंडसेट थाने जैसा है, वो लोगों को डराते धमकाते हैं। अब इसमें भी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की है कि हम आपको एक नई कैटेगरी समझाते हैं। उन्होंने नॉन फाइलर वाला टैक्स रेट तो हाई रखा हुआ क्योंकि उससे 900 बिलियन आता है, तो वो क्यों छोड़ेंगे उसको एक्स्ट्रा। उन्होंने एक नई कैटेगरी क्रिएट की है जो बहुत ही हैरत अंगेज है, और वो ये कह रहे हैं कि अब हम आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं करने देंगे। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुछ किस्म की उन्होंने बनाई हैं, और ये कहा है कि ये तो चाहे फाइलर भी हो, पहले वो हमें ये बताए कि उसने गाड़ी खरीदनी है तो उसने जो लास्ट ईयर हमें वेल्थ स्टेटमेंट दी थी उसमें उसके पास 130%, यानी अगर मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ 10 लाख थी, तो वो कह रहे हैं कि फिर मेरे पास क्या 13 लाख रुपया यानी था, या मेरे पास 130% उस सासे के बराबर लिक्विड कैश था कि नहीं। आगे दुनिया में मैं तो आज तक नहीं देखा कि कोई बंदा कोई चीज़ खरीदने जाए तो पहले FBR के पास जाए, टैक्स एजेंसी के पास जाए। भाई जहाँ से भी पैसे आए होंगे उसको धार लिए, किसी से मांग के लिए, कमाए नहीं कमाए, आपको जब वो सासा बना ले तो आप पूछ लें उससे कि भाई आपकी आमदनी के बराबर ये है कि नहीं है, कहाँ से, जो भी इंक्वायरी करनी है, अगर उसको नोन सोर्सेज हैं या नहीं हमें क्या पता भाई। लेकिन आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे बंद करना चाहते हैं? फिर उन्होंने ये कहा है कि आपको बैंक अकाउंट नहीं अपडेट करने देंगे, आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदने देंगे, वरना आपको बिजनेस भी करने देंगे दूसरे साल में। अब एक तरफ तो आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू बिजनेस है, ये फंडामेंटल राइट है, और इस पे किसी बहुत ही कोई जस्टिफाइएबल कंडीशन हो तो हो, वरना इस तरह की बेकार कंडीशन से तो वहाँ कोई जंग लग जाए, कोई बहुत मसाइल पैदा हो जाए, शायद कोई इस तरह की। वरना फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता है वो तो बड़े सेक्रेट समझे जाते हैं पूरी दुनिया में। तो आइन हमने कहीं से लिया है, हरकतें हमारी किसी कम्युनिस्ट मानने वाले ममालिक से भी बुरी हैं कि हर बंदे के पीछे हम कोई तुम बताओ तुमने सासे। अब तो ये नई बात हुई है ना कि पहले भी लॉ में है कि अगर आप कोई सासा ले लें और आप उसके सोर्सेज एक्सप्लेन ना कर सके तो सारा सासा ही आपकी आमदनी समझा जाएगा। अंग्रेजों ने इस तरह के कानून बनाए थे कि चलो भाई अगर कोई हमें बहुत ही बड़ा मसला लगा तो हम पूछ लेंगे, मगर ये कह रहे हैं कि नहीं आप पहले हमारे पास आए, हमसे एक सर्टिफिकेट लें, फिर गाड़ी वाला ये इससे वाकई डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है कि इससे वाकई मसाइल पैदा होंगे। डॉक्टर नदीम साहब जैसे बात की कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करने देंगे, जो FPR का स्टाइल है काम करने का, या जो एक कॉन्सेप्ट है कि FPR से जो लोग रब्ता करते हैं तो मज़ीद जो है उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं, इसलिए लोग जो है वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, टैक्स नहीं देना चाहते। तो इस सारे इशू को देखें डॉक्टर साहब, तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर सोसाइटी में, मुल्क में कारोबार कैसे होगा, रोजगार कैसे आएगा फिर? लेकिन ये मेरा तो ख्याल ये है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम तरक्की चाहते हैं,
ये रोज आप टीवी पे ऐसे सवाल पूछते, मुझे समझ नहीं आती। कौन तरक्की इस मुल्क में, क्या आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट चाहते हैं, कौन चाहता है मैं तो पूरा मुल्क बनाऊं? मुझे कोई बंदा तरक्की नहीं चाहता मिलता, हर बंदा रिलीफ मांगता है। रिलीफ मांगता है वाकई। तो रिलीफ मांगना तो भीख मांगना है, तो अगर भीख मांगना है तो फिर तरक्की का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर हम भीख मांगी कौम है तो तरक्की को भूल जाए, तरक्की की क्या बात करने की जरूरत। ठीक है, तो इसका फिर हल भी तो बताए ना सर कि FBR ने टैक्स लेना है, मैंने देना है, और मैं डरता हूं कि FBR मुझसे ये भी ना पूछ ले, ये भी ना पूछ ले, ये भी ना पूछ ले। फिर हल कोई नहीं है। देखिए मुझे एक बात बताइए, ये जो है ना ये मुगलिया अंदाज है या पुराने जमाने का अंदाज है कि टैक्स इकट्ठा करो, छांटे मारो, टैक्स इकट्ठा करो, बादशाह सलामत ने करनी है, बादशाह सलामत ने महल बनाना है, बादशाह सलामत ने वो ताजमहल बनाना है, टैक्स इकट्ठा करो, चलो मारो लोगों को, उनकी फसलें चुराओ। ये पुराना तरीका है। हम उसी स्टेज पे अभी, हम आगे नहीं बढ़े। जो मॉडर्न तरीका है, जो लोगों ने बहुत फिलोसफियों ने लिखा है जिसके ऊपर मॉडर्न स्टेट बेस्ड है, तो ये कि पहले आप सिटीजन्स को बताएं आप करना क्या चाहते हो, आप मुआहदा करें उनके साथ कि भाई आप क्या करना चाहते हैं जिसके आपको टैक्स चाहिए। अगर आप वो नहीं बताते तो फायदा क्या। मैं अभी बजट देख रहा था, मेरा ख्याल तकरीबन 700 मिलियन एक जगह है और कोई 1700 मिलियन एक जगह है, तो मेरे ख्याल 2.5 बिलियन के करीब सिर्फ प्रेसिडेंट के घर का खर्चा है। तो ये तो मुगली अंदाज है काम करने का। फिर मैं देख रहा था PSTV में सारे प्रोजेक्ट जो थे वो मिनिस्टरों की मर्जी से, पॉलिटिशियंस की मर्जी से ताजमहल बना रहे बेसिकली। तो मुझे बताइए आपके वास्ते कौन तरक्की चाहता है इस मुल्क? ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, हाँ टैक्स इकट्ठा करो करो, क्यों भी इकट्ठा करना, क्योंकि बादशाह सलामत को बड़ा महल चाहिए, बादशाह सलामत को बड़ी चीजें चाहिए, बड़ी अच्छी बात है यार, जरूर करें, मैं भी आपके साथ हूँ बिल्कुल। बट ये ना फिर कहें कि हमें तरक्की चाहिए। खत्म हो गई बात, आप मान गए कि आपको टैक्स चाहिए क्योंकि आपको यशी चाहिए, तो करें। ठीक है डॉक्टर इकराम साहब, जैसे कि बात हो रही है कि तरक्की होनी है मुल्क की और पब्लिक ने तरक्की करनी है। सर आप टैक्स इकट्ठा करते हैं और टैक्स लगाते कहाँ पे? आवाम बार बार पूछती है कि मेरा टैक्स जो है वो लगता कहाँ पे है। लोगों को ट्रस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है कि उनका टैक्स कहाँ पे लगता है। जैसे आपके कई ऐसे इदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं लेकिन हुकूमत उन्हें पाल रही है, तो निजकारी नहीं होती ना, वो इदारे जो है वो फाल होते हैं कि वो अपना बोझ खुद उठा सकें। ऐसे गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत क्या है कि वो बिजनेस करे और अदारे इस तरह के बनाए। बस उनका काम है कि वो लोगों के लिए जो मुनासिब किस्म की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करें, और वो उन्होंने करनी नहीं, ना हेल्थ है ना एजुकेशन है। जिन मुल्कों से ये पता नहीं टैक्स रेट अब इतने पाकिस्तान में किए हैं, तो स्कैंडिनेविया भी इनके सामने शर्मा रहा है, उनके भी हमसे कम है हो गए अब टैक्स रेट। वो हाँ तो ठीक है, लोग कहते हैं भाई हमारी हर चीज़ जो है वो ज़ाहिर है फ्री, तो वहाँ भी लंच नहीं है ना, आप टैक्स देते हैं तो उसके बदले में सब्सिडी आपको मिल जाती हैं, और वहाँ इनोवेशन हो रही होती है। छोटे छोटे ममालिक हैं, कैसी कैसी उनकी आप GDP देखें, उनकी तरक्की देखें। फिनलैंड एक छोटा सा मुल्क है, लैंड लॉक कहाँ पड़ा हुआ है, तो अब पाकिस्तान से तो वहाँ उसकी आबादी सारी 6-8 मतलब बिलियन होनी है हमारे मुकाबले में, तो अब तो 250 मिलियन है। तो 250 मिलियन लोगों की ये जो है वो GDP होनी चाहिए, उनका ये स्टाइल ऑफ लिविंग होना चाहिए उनको। तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है वो कहने के जी हमें तो ये देखना है कि ये जो 5.8 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन हुई है, इसमें क्या किस किस को टैक्स एग्जम्पशन मिली है। यानी बादशाह सलामत जो वहाँ सदर का भी जिक्र हुआ, उनको कोई सारे परपोजिट एग्जाम्प्ट हैं, कोई जजेस हैं, बड़े बड़े सारे लोग हैं जो डिलीवरी भी नहीं करते हैं अपने, उनके दायरे भी अब डिलीवर नहीं करते, मगर उनकी मराहत, उनकी तनख्वाहें, उनका रहना सहना, हर चीज़ टैक्स पेयर मनी पे है। तो टैक्स पेयर का मतलब ये है कि वो उन चंद लोगों को जो उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है उसके लिए फ़ंड फराहम कर लें, वो चाहे हम बैंक से वो लोन लें मगर उसका इंटरेस्ट भी हम देंगे, उसको लोन को भी हमने ही वापस करना है। तो आवाम यहाँ वो एक तरह से उन्होंने एक फोर्स तैयार की हुई है, और वो लोग भी एहतजाज नहीं करते हैं जो अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, वो भी इसके ऊपर मेंटली शायद तैयार हो चुके हैं और उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनके साथ क्या होता है। तो वो कह रहे हैं बस टैक्स का इतनी बात करो, हर वक्त टैक्स करते रहो, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि लोग किसी तरफ और तवज्जो नहीं देंगे। सारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला लगता है कि टैक्स ही है, और कि पाकिस्तान का मसला ही नहीं। जब देखे TV खोले टैक्स की बात होती है, जब आप कोई और डिस्कोर्स ही नहीं है
क्या कर लेंगे हम, हमने इतना टैक्स इकट्ठा किया तो क्या उससे पाकिस्तान को फायदा मिले, आपने मिनिस्टर इतने रखे हुए हैं तो ठीक है। अगर मरकज के पास जैसे हम कोई और मुल्क देखते हैं वहाँ 4-5 मिनिस्टर होते हैं और बाकी अपने सूबे अपने काम सारे खुद मिनिस्टरों से कर रहे हैं और नीचे जो है तीसरी जो जमहूरियत की हुकूमत जो असल मुंतखब हुकूमत होती है निचले सतह पर वो सारी चीज़ें कर रही होती है। मगर यहाँ वफाक के पास ही माशाल्लाह इतनी मिनिस्ट्रियाँ हैं, इतने इदारे हैं, इतने इंस्टीट्यूशन हैं, इतने एसओ, जब तक क्या क्या गिनना ही बैठे तो मुश्किल होती है। लेकिन सर इसके साथ डॉक्टर साहब देखें ना, इसके साथ वफाक के साथ साथ जो है सूबों को भी अपना रोल प्ले करना है। और फिर हम बात करेंगे कि क्या ये आम आदमी का बजट है, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर नदीम उल हक साहब, मैं सर पूछना ये चाह रहा हूँ, आपने बजट देखा, पढ़ा भी, सुना भी और उसको ऑब्जर्व भी आपने कर रहे हैं, क्या इसे आम आदमी का बजट कहा जा सकता है? आम आदमी का बजट कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ मीडिया के ड्रीम है। अच्छा, आम आदमी का बजट होता ही नहीं, दुनिया में नहीं होता। अच्छा, बजट जो है मेरा बजट तो नहीं है ना, आप बजट बनाते हैं अपने घर के लिए बनाते हैं, हुकूमत बजट बनाती है अपने घर के लिए, उसका कोई काम आम आदमी से नहीं है। ये पूछना छोड़ ही दें आम आदमी का बजट, ये मीडिया ने एक चीज बनाई हुई है, हम उस पर बार बार बात करते हैं। लेकिन आम आदमी को रिलीफ सर कैसे मिलेगा? चलिए यूं कर लेते हैं जी, क्या आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? लेकिन आप रिलीफ कह रहे हैं कि वो भीख होती है, भीख जो हम दे नहीं सकते। बस ठीक है, आम आदमी को अगर रिलीफ चाहिए तो उसको रिलीफ मिल गया ना, उसको लंगर मिले हुए हैं, उसको BISP मिली हुई है, आराम से रिलीफ खाए, नौकरी करे। बड़े लोगों की, प्राइम मिनिस्टर के घर में चपरासी बहुत है, प्रेसिडेंट के घर में चपरासी बहुत है, रिलीफ मिला वो, और क्या चाहिए? कभी कभी सच भी तो फेस कर लिया करें ना, अपने आप को हमेशा झूठ बोलते हैं। ये मेरा ख्याल हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम झूठ बहुत बोलते हैं। ये बजट हमारे लिए होगा, क्यों हमारे लिए होगा भाई? हुकूमत ने अपने खर्चे करनी है, अपनी यश करनी है, हम हमारे लिए क्यों बनाए गए बजट? ऐसे ही है जैसे कि मुख्तलिफ इदारे जो है वो खसारे में हैं, उन्हें पाला जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जो खसारे वाला बजट है और उसमें जो 8,207 अरब जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट की अदायगी है सर। बिल्कुल ठीक है, तो क्या करें? वही बजट आदमी के लिए है, यानी आम आदमी के लिए एक चीज होती है, अपना कारोबार खुद करे, अपना काम खुद करे, भाग जाए इस मुल्क से, रेमिटेंस भेजे, अपनी फैमिली को पाले। ये तो पिछले 50 साल से रूल बना हुआ है कि भाई आप मुल्क से भागे, आपकी जरूरत नहीं यहाँ, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। यहाँ तरक्की नहीं हो सकती ना हम करना चाहते हैं, खत्म हो गई बात। इसको एक्सेप्ट करें। ये लोग आप लोग सवाल पूछा करें बजाय इसके कि आम आदमी के लिए हुकूमत कुछ करेगी। हुकूमत क्यों करेगी भाई? हुकूमत बेवकूफ है, वो अपने लिए करेंगे। ठीक है डॉक्टर इकराम साहब, पहले आप बात कर रहे थे कि सूबों का जो है वो एक रोल जो है हम डिस्कस कर रहे थे कि वफाक के हम देखें तो 1,000 अरब जो है PSDP है वफाक का, और 2,800 अरब जो है वो बनता है सूबों का। तो सारा मलबा जो है वफाक पे डलता है सर, उसका कोई सूबों में कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आता कि सूबे जो है वो कोई रिफॉर्म्स कर रहे हों, कोई रिलीफ दे रहे हों, या कोई जो है उसमें कोई रोल प्ले कर रहे हों। सूबे जो हैं वो भी उतने ही बुरे हैं जितना वफाक है। हम तो ये अर्ज कर रहे थे कि आपने देखा 15 साल गुजर गए, पहले भी जो मुकामी मुंतखब हुकूमतों का जो होता था, चलिए अंग्रेज बहुत बुरे थे मगर कॉरपोरेशन होती थी वहाँ, वो कॉरपोरेशन कुछ सर्विस कर रही होती थी। और सारी दुनिया में ऐसे होता है कि अगर आप काउंटी में जाएं या आप छोटे से उन्होंने यूनिट बनाए होते हैं, जैसे बोरोज लंदन के बनाए हुए हैं, इस तरह उनकी स्टेट्स को, वो सारे मुंतखब लोग होते हैं, वो बैठ कर तय करते हैं कि इस सड़क के ऊपर हमने 40 की स्पीड रखनी है कि 20 की रखनी है, यहाँ हम कौन सी ग्रोथ करेंगे, यहाँ हम कैसे अपने मामला को हैंडल करेंगे, हमारा स्कूल कैसा होगा, हमारा अस्पताल कैसा होगा, उसमें टीचर को हम कैसे मार्क्स देंगे। तो वहीं मकामी लोग, मुंतखब लोग बैठकर आपस में काम कर रहे होते हैं। यहाँ भी पहले पंचायत कुछ होती थी, इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी, मगर हमने सोचा कि नहीं ये सब चीज़ें तो बेकार है, इससे फ़ायदा होता है, इसको हमें तो नहीं कोई फ़ायदा होता ना। तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमें 57.5% दे दें टैक्सेस में से, फिर हमें ये ना पूछे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस जगह पैसा लगना है लगाएं ना लगाएं, हम लाहौर में सारे अंडरपास बना दें, ओवरहेड बना दें, सिग्नल फ्री बना दें, गरीब बंदा चल भी ना सके, उसको पैदल चलने की जगह ना हो, साइकिल ना चला सके, तो वो बस उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है उनके लिए। वो कीड़े मकोड़े ऐसे फजूल में पैदा हो गए हैं। लेकिन सर डॉक्टर साहब, लेकिन शुरू से सर हम सुनते आ रहे हैं, शुरू से बात हो रही है कि FBR रिफॉर्म्स, FBR में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और अब भी जो है वो FBR में रिफॉर्म्स की का जो है वो नारा लगाया गया है, फैसला किया गया है। तो
समझते हैं कि ये FBR रिफॉर्म जो है वो कोई रंग लाएंगी, कोई जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा थ्रू AI डिजिटलाइजेशन करके, तो उससे जो है लोग अपना रिटर्न फाइल करें, टैक्स पे करें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो कह रहे थे हमें गाड़ियाँ दें, हम गाड़ी में बैठ के बाजार में जाया करेंगे और चेक करेंगे। आप देखा पीछे गाड़ियों का बड़ा मसला हुआ था, हमने उनको गाड़ियाँ नहीं दी हैं, तो कहते हैं DMG वाले गाड़ियाँ लिए फिर रहते हैं, जो वो जो अभी लगता ही है AC UT होता है, उसके पास प्राडो होती है, तो मेरे पास गाड़ी नहीं, तो मैं क्या काम करूँ? गाड़ी पे बैठ के तो मैं बाजार जाऊँगा? कौन सी AI, कौन सी बात है? ये तो एक इनकॉरिजिबल नाकाबिले सलाह आ रहा है, तो उस पर आप पैसे जाया करें ना आप, और जो एक गुड मनी है वो बैठ कर उस पर लगाते हैं। इतने बिलियन बाहर से लिए, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कभी DFID से, कितने, अभी इसका हिसाब करें बैठ कर तो चले $1.5-2 अरब तो जाया कर ही चुके होंगे, और उससे ज्यादा बुरे हो गए। जितना पैसा उन पर लगा रहे हैं वो उससे ज्यादा बदतमीजी पे, उससे ज्यादा जो है वो इनएफिशिएंसी, और क्योंकि वो तो नाकाबिले सलाह है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है। अब आप कहें जी वो जो इसी हालत में जो DMG है या इसी हालत में जो हमारी ये टैक्स कलेक्शन एजेंसी है उसको ठीक कर लें, तो क्या ठीक कर लें? उनको तो कोई ठीक नहीं कर सकता है, वो तो रूलर्स हैं, सब्जेक्ट्स का, वो तो हमें सब्जेक्ट समझते हैं, तो वो थोड़ा सिटीजन्स का उनके साथ कोई ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसकी वजह से उन्होंने हमें कुछ पूछना है बीच में। वो तो हम यही समझे कि अभी तक यानी हम एक और तरह की अब स्लेवरी में रहते हैं, मगर वो पहले से भी बुरी है। मेरा ख्याल है कि पहले तो चलिए उसमें कुछ रूल ऑफ लॉ होता था, वैसे तो हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने यहाँ आके गजट भी बनाए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, स्कूल खोला, कि नया अस्पताल खोला। उससे पहले तो हम ये काम भी नहीं करते थे, कोई खच्चर खुच्चर होते थे हमारे पास, कोई बैलगाड़ियाँ होती थी, तो इस तरह के हमारे हालात होते थे। चलिए थोड़ी सी मॉडर्निटी आ गई, मगर वो जब हमें दे गई जाने के हिसाब से हमने सोचा कि भाई ये फजूल में लोग इस पे, हमें तो गाड़ियाँ चाहिए अपने लिए, याशियों के लिए, VIP कल्चर हो, आगे पीछे लोग फिरे, गोल्फ कोर्स हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हों, बड़े बड़े क्लब हों, उसके अखराजात आखिर कौन पूरे करेगा? अब ये सारे जो जितने मैंने नाम लिए हैं गोल्फ क्लब का, ये बड़े बड़े क्लब्स और ये जो बड़े बड़े, अब तो मैंने देखा शादी हॉल भी दो क्या क्या नहीं बन रहा है, तो वो सारे के सारे जाहिर है कि वो कहते हैं भाई हमने तो ये बनाने हैं और आपने इसके लिए हमें फंड देना है, बस ठीक है, वो यही काम चलता है। स्कूलों की हालत देखे खुद ही सर्वे में मान कि किसी स्कूल में बाथरूम नहीं है, किसी में ये नहीं है। अगर आप ये डालकर एक आइन में कि आपको ये इस साल 6 साल से 18 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, फ्री एंड कंपल्सरी। अब देखिए ना सर, यही सर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमने इस बजट में तालीम के लिए क्या रखा है और सेहत के लिए क्या रखा है? वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे हम जो स्कूलों का भी ढांचा उठाएंगे जहाँ ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन होती है, वो होता है कि जो आपका सबसे नीचे वाला मुतखिब हुकूमत का दायरा है वो आपसे प्रॉफिट टैक्स लेगा, उसके बदले आपको हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, जो भी आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो आपको फराहम कर देगा, तो बस बात खत्म हो जाएगी। ये कोई वो मरकज़ को देख रहे हैं, कभी सूबे ऐसी तो कोई बात देखी नहीं कि पाकिस्तान में ये धोखा देख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो हमारा MNA इसको इतने बिलियन चाहिए, इसने गली बनानी है, इसने वो नाली बनानी है, इसके बाद खुरा साफ करवाना है, वो पता नहीं कि उसको क्या मुसीबत है कि वो इन कामों में पड़े। वहाँ एक मुल्क की हुकूमत तो वो कर ले रही है, मगर वो नहीं चाहते कि वो वोटर उनके दरवाजे पे आए, मिलते करें, उनसे पर्ची ले, वहाँ सिफारिश खाने में जूते पड़े, उसको जाके ठीक कराए, तो इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन सर एप्टमा वाले जो है वो खुश हैं, फेडरेशन जो है वो खुश है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो फेडरेशन है वो खुश हैं कि हमें जो है वो रिलीफ मिला है, रियल स्टेट सेक्टर जो है उसको रिलीफ दिया जा रहा है। तो समझते हैं कि इस सेक्टर के जो है वो ग्रो करने से या रियल स्टेट आगे बढ़ने से जो है वो लोगों को फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल वो भी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि एप्टमा पे भी उन्होंने काफ़ी टैक्स लगाया है जी, और वो भी रो रहे हैं, इसलिए उनको कंपेटिटिव देते नहीं हैं। वो भी कहते रहते हैं कि भाई हमें वो सर कोई जो भी बात थी रिलीफ तो नहीं चले, जो मार्केट के मुताबिक कीमत होनी चाहिए और जो कंपेटिटिव है टिकट हमारे जहाँ उन्होंने कम्पीट करना है वो तो मिलनी चाहिए ना, वो भी नहीं देने को तैयार है। वो भी बस ऐसे ही है, कभी राहत मिल जाए तो खुश हो जाते हैं और राहत ना मिले तो फिर नाराज हो जाते हैं। उनको भी मतलब एक तरह से पूरा सिस्टम ऐसा फिर रेंट सीट पे चला जाता है ना कि जब ऊपर मराहत का निज़ाम हो, नेपोटिज्म का निज़ाम हो, मेरिट ना हो, तो नीचे फिर प्राइवेट सेक्टर की वही हरकतें शुरू कर देता है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ और भी तो अड़े आ रही है ना कि या फैसला जो सामने आ रहा है कि
एक आप सरमायाकारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई, उससे एक बड़ी होप क्रिएट हुई और पता चला कि लोग जो है वो आ रहे हैं, कैनेडियन जो है वो फर्में आ रही हैं, मुस्लिम मुल्कों की फर्में आ रही हैं। तो इस बजट के बाद स्पेशली जैसे स्टॉक मार्केट भी जो है वो बुलंद तरीन पहुंची है, तो सरमायाकारी के लिए कोई बेहतर माहौल, साजगार माहौल जो है पैदा होगा? नहीं, ये आपस में पैसे बनाते रहेंगे, जैसे वहाँ शेयर मैंने उसका ले लिया, उसका ले लिया। कोई नई कंपनी तो नहीं खुली, कोई नई IPO, कोई नया रोजगार, कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई नई इनोवेशन, कोई बहुत पाकिस्तान में बड़ी कंपनी जिसे हम कहें कि इसका 100 बिलियन का पेड अप कैपिटल है, जिसकी 3-3 शिफ्टों में काम होता है, बड़ा रोजगार पैदा कर रही है। और पाकिस्तान में तो ऐसे बराए नाम सी कंपनियां हैं, वो भी ज़्यादातर मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं, और वो तो भी ऐसा खास कोई कम है नहीं है। तो बाहर के लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है, तो वो देखें कि यहाँ के लोकल लोग तो कंपनियां बनाते नहीं है बड़ी बड़ी, तो हम क्यों यहाँ आकर रहे। वो ठीक है, MOU साइन हो गया, बात हो गई, कोई उनको बहुत ज्यादा आपने मराद देने की बात की तो वो शायद फिर मान जाए, अगर होने पर कामों के यार ये मेरा ट्रिलियंस का कोई सासा है कि तुम सस्ता ले लो, तो शायद आ जाए, वरना मेरिट पे तो कोई भी बाहर का इन्वेस्टर नहीं आना चाहता। लेकिन अभी हमारे वज़ीर ख़ज़ाना भी कहते हैं ना कि अगर टैक्स हमें ना मिला तो फिर मिनी बजट आएगा, तो फिर ये मिनी बजट क्यों खेलते रहेंगे फिर से? नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर आपने मेरी बात ना मानी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज मुझे बंद करने की इजाजत ना दी, तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं 500-600 बिलियन की और टैक्स लगा दूंगा। तो मैं किस तरह की धमकियां, मतलब हमें जो उनकी जो भी सोच, तो हम उनकी सोच पे कहीं पैरे लगा सकते हैं, मगर कहने का मकसद ये है कि ये क्या मतलब IMF अगर कहता है जी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर दे, चलिए IMF पे डाल देते हैं, अगर ये IMF का मुतालबा था, तो ये कहना चाह रहे हैं कि IMF से चूंकि हम ये तय कर चुके हैं कि हम बहुत नालायक लोग हैं, हम किसी से वॉलंटरी रिटर्न नहीं ले सकते, तो चूंकि वॉलंटरी रिटर्न नहीं ले सके, चूंकि लोगों को ये मजबूर नहीं, उनको कायद नहीं कर सके कि आपको टैक्स रिटर्न देनी चाहिए, तो अब आप हमें उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद करने दें। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक बंदे का अकाउंट बंद हो जाए, उसकी चले अपनी किसी गलती की वजह से, और अगले दिन उसने तनख्वाहें देनी हो, तो वो सारे लोगों का भी कसूर है जो जिनको तनख्वाहें मिलनी चाहिए थी। ऐसा ही है, तो वो क्या करेंगे बेचारे, वो फिर हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। बच्चे की फीस जाएंगे अगले दिन स्कूल में, तो उसका बच्चा फिर तालीम हासिल ना करे, ये किस तरह की पॉलिसीज में तो समझ बिल्कुल पॉलिसी पे जो है वो गौर करना चाहिए कि पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। डॉक्टर इकराम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर नदीम उल हक साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।